अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। अपना पूरा परिचय दीजिए और किस संगठन से हैं और कितने संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। मैं जयप्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इसके साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी से जुड़ा हूँ। आज हम देख रहे हैं कि फिर आप यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा, जो आप जानते हैं कि दिल्ली में किसानों के आंदोलन के दौरान बना था, जिसने किसान आंदोलन की अगुवाई की थी, उसके राष्ट्रीय परिषद की तरफ से एक आह्वान किया गया था कि पूरे देश में हमें कुछ सवालों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन करना है, धरना देना है। जो भी कार्यक्रम कर सकें हम विभिन्न जिला मुख्यालयों तहसीलों पर वो आयोजित करें। इसी सिलसिले में आज संयुक्त किसान मोर्चा आजमगढ़, जिसमें जय किसान आंदोलन, किसान संग्राम समिति, किसान अखिल भारतीय किसान सभा, किसान महासभा सहित कई संगठन जो शामिल हैं आजमगढ़ में, आज उनके तरफ से एक प्रदर्शन यहाँ किया गया। आह्वान यह है कि पिछले दिनों ट्रंप ने भारत सरकार को धमकाना शुरू किया और कहा कि अगर तुम जीरो टैरिफ पर नहीं आओगे, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, कि यानी जितना हम लगाएं उतना तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ मतलब टैक्स, तुम्हारे माल पर जो हमारे यहाँ आता है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। भारत से अमेरिका के व्यापार में भारत फ़ायदे में रहा है। $50 मिलियन का सरप्लस होता है भारतीय बाजार में। वो सरप्लस है कृषि से संबंधित चीज़ों, जो हम यहाँ से कृषि से बने हुए चिप्स और इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, बिस्कुट या फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सामान जाते हैं, वही हमारा सरप्लस होता है। तब ट्रंप कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर, और वहाँ का जो सामान आता है वो आमतौर पर ऑटोमोबाइल है या हायर टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, वो आती हैं भारत। तो ट्रंप कह रहे हैं कि इस पर अगर तुम बराबर का शून्य टैरिफ नहीं लगाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कर दिया। 7 तारीख से 50% टैरिफ भारत के मालों पर लगा दिया गया। अभी उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ साथ हम दंड भी लगाएंगे 2% का। ये क्या 2% का, जिसको कहते हैं जब हम लोग किसी से दंड वसूलते हैं तो क्योंकि तुम रूस से तेल वगैरह मंगा रहे हो तो हम तुमको एक्स्ट्रा लेंगे। अब ऐसी स्थिति में भारत के लिए संकट खड़ा हो गया। उनका कहना है कि भारतीय कृषि में जो इस्तेमाल होते हैं अमेरिका होने वाली चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ हमारा डेयरी उद्योग है, हमारा मुर्गी पालन है, हमारी फिशरीज हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब को कह रहे हैं कि आप इसको जीरो करिए। जिस पर हम अभी तक 120% टैक्स लेते थे, अभी डर के मोदी सरकार ने 20% कर दिया है। वो करें 20% भी हटाइए, जीरो पर आइए। सवाल यह नहीं है कि वो जीरो पर, वहाँ अमेरिका अपने यहाँ तो सब्सिडी देता है, बड़े पैमाने पर वो अपने किसानों को सब्सिडी देता है। वहाँ का किसान उत्पादन से नहीं जिंदा है, सरकारी सब्सिडी पर जिंदा है। प्रति एकड़ $35,000 वो सब्सिडी देते हैं और भारत से कहते हैं कि आप सब्सिडी हटाओ और अपने हमारे किसानों के साथ प्रतिद्वंदिता करो। वहाँ हाई मैकेनाइज कृषि है, हमारे यहाँ अभी भी कृषि का पिछड़ापन है। बहुत बड़ा किसान, छोटा किसान है, 2 बीघे 4 बीघे का, वो बड़ी मशीनें लगा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि में जो उत्पादन है कम है और महंगा है। अगर हमने उनके साथ जीरो टैरिफ कर दिया, अगर हम उनके माल पर टैरिफ 20% भी लगाते हैं तो भी हमारी दुर्दशा होता है। हम 120 लगाते थे, अब हम 20 पर आ गए हैं, तो होगा क्या कि जो माल वहाँ से आएगा वो है भारत में के माल से बहुत सस्ता पड़ेगा। उनका दूध, उनका सोया, उनका क्या नाम है, काजू, उनका सेब, उनके यहाँ तो भरा पड़ा है फिशरीज और पोल्ट्री के सामान, मुर्गे के, इसके उसके। वो उनकी बाज़ार में रद्दी की टोकरी में गायों को खिलाया जाता है। उनके यहाँ गायों को खिलाया जाता है मुर्गा और ये सब चीज़ें, तो वो हमारे यहाँ भेजेंगे और परिणाम ये होगा कि हमारा जो ये है कृषि के सहायक उद्योग है वो सब मर जाएंगे। तो आज हमारा जो विरोध का मुख्य मुद्दा था वो इसको था कि भारत सरकार घुटने न टेके, ट्रंप के सामने खड़ा हो। किसान भारत की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, आप डरिए नहीं और ट्रंप के सामने झुकिए नहीं।
दूसरा हमारा मुद्दा यह था कि जो किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि हमसे कुछ कमी रह गई है, हम आपकी बातें मान लेते हैं, आप जैसा कहेंगे। उन्होंने लिखित दिया, उनके सेक्रेटरी ने, कोई अग्रवाल साहब थे, उनका लिखित पत्र है संयुक्त किसान मोर्चे के सामने, और आज तक एक भी सवाल पर वार्ता नहीं हुई। जो जहां था वैसे ही है, न एमएसपी लागू हुआ, न बिजली बिल पर कोई बात हुई, न क्या नाम है कर्ज माफ़ी की बात हुई, न किसानों की जो मौत हुई उसको किसी तरह का मुआवजा मिला जो आंदोलन में किसान थे। तो सारे सवाल पड़े हुए हैं। अब उल्टे एक नया इन्होंने परिपत्र जारी किया है, जो परिपत्र उन 4 कानून से ज़्यादा खतरनाक है, जिसको मेमोरेंडम करके इन्होंने कहा है, राज्यों को भेजा है और राज्य विधानसभाओं से पास करा रहे हैं। कुछ विधानसभाओं ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, कुछ विधानसभाएं उसे पास कर रही हैं। अगर ये पास हो गया, अगर ये कानून फिर से आ गया, तो वो जो 4 कानून थे उससे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें तो सीधे मंडियाँ, सीधे हमारा माल, सीधे हमारे कृषि में कारपोरेट का दखल होगा, हमारी ज़मीनों का कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। अब तो यह कह रहे हैं कि हम ज़मीन अधिग्रहण जब करेंगे तो मुआवजा नहीं देंगे, हम डेवलप करके ज़मीन का कुछ हिस्सा वो किसान को देंगे उस पैसे के आधार पर। यानी अब एक पैसा नहीं मिलना है और ज़मीन ले लेंगे और बड़ी कंपनियों को दे देंगे, बड़े उद्योगों को दे देंगे। तो ये जो ज़मीन अधिग्रहण का इन्होंने नया तरीका लिया, वो सब चीज़ें खतरनाक हैं। तो हम इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में आंदोलन चला रहे हैं और हर ज़िले में इस तरह का चल रहा है। आगे फिर हम आगे इस सिलसिले में बात होगी। साथ ही हम इस समय मजदूरों के भी साथ हैं, जैसे निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी जो लड़ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। हम निजीकरण के विरोध में हैं, हम बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में हैं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हैं। इसके साथ ही हम आज जो बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है वोट चोरी का, और जो बिहार में SIR हुआ, इसमें किसान ही निकाले गए हैं। गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, दलित लोग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो कमज़ोर लोग हैं, उनमें से 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। यानी अब हमारा मताधिकार भी छीनने का उनको की तरफ वो बढ़ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसान मजदूर उनके खिलाफ है, अल्पसंख्यक दलित उनके खिलाफ है, इसलिए वोटिंग राइट से भी उनको वंचित करना चाहते हैं। ये भी आज हमारा एक मुद्दा था। तो ये सब पीछे मंशा क्या है सरकार? मंशा उनकी है इस देश में कारपोरेट को खुली छूट देना, वो इस देश की जनता का क्रूरता के साथ लूट सकें और धीरे धीरे डेमोक्रेसी को ख़त्म करके तानाशाही कायम करें, जिसे वो हिंदू राज का नाम देंगे। वो और कुछ नहीं, वो बल्कि एक तरह की तानाशाही है जिस तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। और पूरे देश में मजदूरों को गुलाम बना देना, किसानों के अधिकार छीन लेना, छात्रों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देना, शिक्षा को गरीबों से शिक्षा से बाहर कर देना, स्वास्थ्य उनके दायरे में रह ही न जाए, ये सब उनकी मंशा है। क्योंकि वह जनता के लिए कोई भी एक पैसा देने की स्थिति में नहीं है। जन कल्याण के काम, जनता के मुद्दे सरकार के पास हैं कि बस है? सरकार जानती है, वो जानबूझ के पूरी तैयारी से कर रही है, उसको पता है। कल मोहन भागवत कह रहे हैं जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर सरकार काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसको दबाने के लिए और उसे बरगलाने के लिए काम कर रही है, उसको हल करने के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वो उन मुद्दों को बरगलाने के लिए। उसके लिए तरीका क्या? उन्होंने किसान मर रहा आत्महत्या, तो वही 5 किलो गेहूँ ले लो। क्यों मर रहे हो? भारी कर्ज है, खेती में काम नहीं हो रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य इलाज नहीं हो पा रहा है, इस नाते वो आत्महत्या कर रहा है। तो यह नहीं 5 किलो गेहूँ लेकर के पड़े रहो, या तुमको कुछ छोटा मोटा सुविधा के नाम पर कुछ दे दिया जाएगा, 500 रुपये महीने दे दिया जाएगा, और उसके जिस दिन 500 रुपये की किस्त आएगी उसी दिन कृषि में प्रयोग होने वाली चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। जब जात बिरादरी में बांट दिया जाता है। और दूसरा, वो तो एक एजेंडा है भारत में, जो जात वर्ण व्यवस्था है उसके द्वारा विभाजन करते हैं और धर्म को हथियार बनाते हैं। तो इसके द्वारा समाज का विभाजन कर ले गए हैं, एक लेवल तक बांट ले गए हैं, और इसलिए ये मुद्दे फोर फ्रंट पर नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या ये सरकार धर्म का हथियार लेकर चल रही है, उसी पर काम कर रही है? वो हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, धार्मिक नहीं है। ये मूलतः क्रिमिनल और अपराधी हैं, लेकिन यह धर्म को बतौर हथियार प्रयोग कर रहे हैं, जनता को बांटने, जनता की चेतना को भ्रष्ट करने, उसे दंगाई और आपराधिक बनाने के लिए। जनता दे तो रहे हैं 5 किलो गेहूँ
तो वही तो मैं कर रहा हूँ, ये सब के बीच में वही 5 किलो गेहूँ दे देना है, एक ठो कार्ड पकड़ा देना कि जाके इलाज करो 5 लाख का, और जो ही हम अस्पताल में जाते हैं तो कार्ड दर्ज होते ही 5 लाख पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद जो इलाज शुरू होता है उसका पैसा हमको घर से देना पड़ता है। लोगों के घर बिक जा रहे हैं, खेत बिक जा रहे हैं। तो इनके पास कोई समाधान नहीं है। इनके पास एक ही समाधान है कि बड़े कारपोरेट घरानों को देश दे दिया जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए, पुलिस सेना तक को प्राइवेटाइज कर दिया जाए और डंडा लेकर के वो खड़ी रहे जनता को नियंत्रण कायम कर दे। तब जनता इतनी समस्याओं का शिकार है, तो अगर जनता वाकई में विकल्प चाहती है, अगर जागरूक है, तो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है? इनकलाब कब आएगा? नहीं, देखिए, अब एक तो ये हाइपोथेटिकल सवाल है। इनकलाब एक खास अवस्था में किसी समाज में आता है। हमारा समाज धीरे धीरे, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि श्रीलंका में ऐसा कुछ हो जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ होने जा रहा है। जब शेख हसीना वहाँ सत्ता में थी तो लग रहा था सब अमन चैन है, जैसे चाहे वो रह सकते हैं। लेकिन अंदर अंदर जो पक रहा था, जो सतह पर जिसको कहते हैं भूकंप की तरंगे चल रही थी, उसने एक दिन उखाड़ के फेंक दिया। भारत भी उस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा देश है, इसमें आप न्यूनतम बांटेंगे तो 6 इलाके हैं यहाँ, और 6 में एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। हम नहीं जानते कि मणिपुर में क्या होता है, वहाँ लोग मर रहे हैं, हमारी चिंता नहीं है। कश्मीर में लोग मर रहे हैं, हमारी चिंता में नहीं है। तमिलनाडु में क्या होता है हम नहीं जानते। आदिवासियों पर बर्बर दमन चल रहा है, उनके जंगल पहाड़ सब छीने जा रहे हैं, पानी छीना जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, हमारे लिए वो चिंता का विषय नहीं। तो ये एक बड़ा देश है, इसलिए इसे खड़ा होने में, एक इकाई के रूप में खड़ा होने में एक ऐसा समय आ सकता है जब ये इकाई के रूप में खड़ा हो। नहीं तो होगा क्या कि देश टूट जाएगा। खतरा यहाँ है, हमारी चिंता यहाँ है कि इस देश को बचाना है, टूटने से बचाना है। भाजपा के लिए तो भारत का मतलब विंध्य श्रृंखला, हिंदी भाषी इलाका, जहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी, यही उनके लिए भारत है। उनके लिए भारत न असम है न तमिलनाडु है, वो यहाँ से भारत को देखते हैं और इसलिए खतरा बड़ा गंभीर होगा। जनता के बड़े मुद्दे और ज़मीनी मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाने वाले, संघर्ष करने वाले, धरना देने वाले और प्रदर्शन करने वाले, किसानों के बड़े नेता और मजदूरों के बड़े नेता और राष्ट्र के मुद्दों को बहुत ही मुखर तरीके से, बेबाक तरीके से उठाने वाले जयप्रकाश नारायण जी हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।